आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार के बाद एक बार फिर से पिछले चुनाव की तरह अपनी पार्टी को, एआईएमआईएम को, बिहार विधानसभा में 5 सीटों तक ले गए। याद करिए, पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 आरजेडी में चले गए थे। एक बार फिर से 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने साबित कर दिया सीमांचल के इलाके में उनका कोई भी तोड़ अभी तक नहीं है। बहुत स्वागत ओवैसी साहब, कैसे हैं? जी अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये 5 सीटें जीतकर आपने एक पॉइंट भी प्रूव किया है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप भी ये मानते हैं कि पिछली बार जो 5 जीते थे, चले गए, टूट गए, आपने नए कैंडिडेट दिए, लेकिन फिर भी 5 वही दोबारा जीत कर आ गए। एक चीज तो आपने साबित कर दी। नहीं नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा और सीमांचल की जनता का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बता दिया कि पिछले बार भी उन्होंने पतंग छाप के निशान पर बटन लगाकर एमआईएम को कामयाब किया था और आज भी उन्होंने पतंग छाप पर बटन दबाकर एमआईएम को कामयाब किया। और उन्होंने बता दिया कि पार्टी का वोट ये है और पार्टी उनके लिए बड़ी, उनके दिल के और उनके दिमाग की एक बहुत बड़ी फिक्र है, उनसे मोहब्बत है। तो ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इससे हटकर भी हमने 2 विधानसभा में आदिल हसन ने बलरामपुर से 350 वोट से सीट हार जीत नहीं सके और ठाकुरगंज से हसनैन साहब 7,000 वोट से 80,000 वोट लेकर वो कामयाब नहीं हुए। मगर इस इलेक्शन में हमको पहले से बनिस्बत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वोट परसेंटेज में भी। तो अब इंशाल्लाह अब इस पे एक प्लेटफॉर्म हमारा मजबूत बन गया है और मेहनत करेंगे, जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे और जो वहां की आवाम ने हम पर भरोसा किया इंशाल्लाह उसको पूरा उतरने की कोशिश अख्तर अली ईमान साहब, तौसीफ आलम साहब, गुलाम सरवर, सरवर आलम और मुर्शिद साहब पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ओवैसी साहब, आपने 2 एग्जाम्पल दिए जो कि क्लोज चुनाव हारे आपके कैंडिडेट। आपने असेसमेंट कर लिया होगा अब तक, ऐसे कितनी सीटें थी जहां पर आपने नुकसान पहुंचाया या कहें इतने वोट लिए जो कि हार जीत के मार्जिन से ज्यादा थे? आपने असेसमेंट किया है? अब नुकसान तो गलत वर्ड होगा, गलत लफ्ज है। चुनाव जब आप लड़ते हैं तो आपको जीतना है। अब जहां तक आदिल हसन साहब जो 80,000 वोट लेकर लोजपा के कैंडिडेट से 350 वोट से बलरामपुर नहीं जीत सके, तो अब इस पे क्या बोलेंगे? इसका तो कोई कोई प्लॉजिबल रीजन जाहिर है। आदिल बहुत तकलीफ में है, वहां की जनता बहुत तकलीफ में है। जहां जहां आदिल जा रहे हैं आवाम मिलकर रो रही है, गम का इजहार कर रही है। और ठाकुरगंज में वैसा ही हुआ। हम समझ रहे थे कि 1 लाख के करीब, 90,000 के करीब वोट मिलेंगे हमारे हसनैन साहब को। खैर 80,000 लिए, 7,000 से पीछे हो गए। अरारिया से भी हमको उम्मीद थी कि मंजर आलम साहब निकल जाएंगे, मगर 52,000 वोट उनको मिले। तो ऐसे बहुत सी जगह पर है। अब जो फैसला आया, हम उसकी इज्जत की निगाहों से उसको देखते हैं और जहां हमारी मंशा और मर्जी के मुताबिक नहीं आया तो हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे। ठीक है ओवैसी साहब, आपका क्या असेसमेंट है? क्या हुआ ऐसा कि ऐसी आंधी, ऐसी सुनामी आई एनडीए की और महागठबंधन इतनी बुरी तरह हार गया? 200 से ज्यादा सीटें 243 में से एनडीए जीत गया। 206 पिछली बार 2010 में जीती थी। लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस 2025 में क्यों हुआ? ये तो उस पार्टी के, गठबंधन के पार्टी के जिम्मेदारों को बैठकर सोचना पड़ेगा। वो बता पाएंगे। मगर मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मैं जितने हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे, आज भी हैं, हमारी पार्टी में भी हमको मालूम हो रहा था कि ये लोग 150 टच कर सकते हैं एनडीए के लोग, मगर ये नहीं मालूम था कि 200 के ऊपर चले जाएंगे। और इसमें कई चीजें हैं। एक तो इनका कैंपेन गलत था, इनका नैरेटिव नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था और बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड। आप 12 सीट पर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। और फिर एक गौरव बरम एक सीट थी मानक साहब, जहां पर आपने अफजल अली खां को टिकट दिया राजद से और खुद तेजस्वी यादव चले गए वीआईपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए। तो एक कामरान था जो पिछले बार 33,000 वोट से जीता। जेडीयू से 2 हस्बैंड एंड वाइफ आए जो यादव कास्ट के थे, उनको टिकट दे दिया, कामरान को टिकट काट दिया आपने। तो ये सब चीजें हैं। अब
अब मुझसे बेहतर तो ये लोग जानते हैं, इनके पास बड़े बड़े काबिल लोग हैं, वो उनको बता पाएंगे। नहीं, लेकिन आप तो हमें तो बताइए, कम से कम जनता को तो बताइए, बिहार की जनता को, देश की जनता को, कि ओवैसी साहब का असेसमेंट क्या है। इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि एक तरफा चुनाव हो गया? नहीं नहीं, मैं बताया ना आपको, मैं तो यही बताया, मगर इन डेप्थ तो उतना तो देख देख हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग इश्यूज होते हैं, उसको आप एक जनरल जनरल तो बात बता चुका हूं, मगर इन डेप्थ के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। वो तो एक्सपर्ट सेफोलॉजिस्ट जो है, या फिर वो गठबंधन के पार्टी के जिम्मेदार लोग तो शायद जाहिर है कुछ ना कुछ स्टडी किए होंगे। आपके सवाल का जवाब वो मुझसे बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक पूछता हूं फिर। एनडीए के नेताओं का यह कहना है और बहुत सारे विश्लेषकों का भी यह कहना है कि यह नीतीश कुमार के नाम पर ज्यादा वोट पड़ा है, मोदी जी का भी है, पर नीतीश जी के सामने टक्कर में कोई था ही नहीं। और नीतीश कुमार 20 साल बाद एक बार फिर देखिए कैसी थंपिंग मेजॉरिटी से आए, कोई मुद्दा ही नहीं था। मैं देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगस्त अगस्त में, इस साल के अगस्त, मिड अगस्त तक तो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, बहुत ज्यादा था। अब ऐसा क्या हो गया कि वो एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो प्रो हो गया, उनके लिए फायदा हो गया। तो ये तो अब गठबंधन की पार्टी को सोचना पड़ेगा कि एक वो जीत सकते थे, क्यों नहीं जीते, क्या वजह है। क्या 10,000 उनको रुपए जो उसके अकाउंट में गए ओवैसी साहब, वो एक फैक्टर रहा, बड़ा फैक्टर रहा? हो सकता, मगर अगर आप 10,000 का देखेंगे तो मानक साहब 2023 में जब तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उस वक्त जनाब केसीआर साहब रैतु बंधु का एक स्कीम है किसानों के लिए, उसमें पैसे डालना चाह रहे थे। कांग्रेस, मेरे ख्याल से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई या इलेक्शन कमीशन गए, उसको रुकवा दिया उन्होंने। तो इस बार गठबंधन के लोग क्यों नहीं गए? इससे पहले भी किसी एक गवर्नमेंट में बीजेपी कर रही थी तो उन्होंने कंप्लेन की, तो वो अभी भी कर सकते थे। तो एज एन आफ्टर थॉट, आप अगर आपको ख्याल आ रहा है तो फिर उसका उसका क्या बोलेंगे? 2023 में आपने किया था तेलंगाना में, जानता हूं, वो रुक गया था वो। अच्छा, वोट चोरी के आरोपों पर आपकी राय क्या है ओवैसी साहब? कांग्रेस, आरजेडी, खासतौर से ये दो पार्टियां, और खासतौर से कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हो गई, एसआईआर हो गया, और ये हो गया और वो हो गया। आपका स्टैंड क्या है? मेरा 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 मानना यह है कि जब एसआईआर का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और उसमें हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब पिटिशनर हैं, और हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग वो जो 65 लाख नाम काटे गए उसमें से ऐसे नाम बताइए जो मरे नहीं है, जिंदा है, शिफ्टेड नहीं है और डबल एंट्री नहीं हुई। बहुत टाइम कम था तो हम लोग बड़ी मेहनत किए। मेरे ख्याल से 800 या 900 नाम हमने निकाल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए ये लोग जिंदा है, डबल एंट्री नहीं है और शिफ्टेड नहीं है। उसका असर ये हुआ कि वो 900 लोगों के तकरीबन नाम जब विड्रॉल से पहले वोटर लिस्ट आती उसमें शामिल कर लिया गया। तो अगर हम लोग अपना काम नहीं करेंगे तो जाहिर है जो बीजेपी है, वो तो बीजेपी सिर्फ इलेक्शन में इलेक्शन नहीं करती ना, वो तो बीजेपी तो 24 घंटे ना उनको गवर्नेंस से मतलब है, उनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब रहता है। तो हमको तो अपनी जगह पर अपना काम करते रहना चाहिए था। हमने थोड़ा बहुत एक ही, हम इतना हमारे पास टाइम भी नहीं था ना, आ, सब लोग को जमा कर सकते, मगर एक अमूर विधानसभा में हमने कोशिश की। तो दूसरी बात यह है कि अगर खुद कांग्रेस के एक एक्स लीडर जनाब शकील साहब, जो मैं बड़ी इज्जत करता हूं, 2004 में वो यूनियन मिनिस्टर थे, शकील साहब ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि 65 लाख अगर नाम काटे गए, ये शकील भाई के अल्फाज है, मेरे नहीं, उन्होंने कहा कि तो 65 प्रोटेस्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो ग्राउंड पर तो ऐसा कोई ये एसआईआर के बारे में इतना मैंने एक बड़ा इशू नहीं था। ओके, ओवैसी साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की सारी जिम्मेदारी आप महागठबंधन पर डाल रहे हैं, खुद को विपक्ष से एक तरह से अलग कर दे रहे हैं। मैं आपकी बातों से तो जो समझ पा रहा हूं, क्या आप विपक्ष में नहीं है क्या ओवैसी साहब? नहीं नहीं, मैं तो हिस्सा ही नहीं हूं ना उसका। मगर मानक साहब से मैं न्यूज 24 के बारे में नहीं पूछकर किसी और चैनल के बारे में पूछूंगा तो आप बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि भाई रेटिंग में आप कम क्यों है या ज्यादा क्यों है, वो क्यों है, तो वो थोड़ा बहुत बताएंगे।
मगर उस दूसरे चैनल के बारे में तो आपका ताल्लुक ही नहीं है, पर लेकिन आप प्रिवी नहीं है। पर लेकिन ओवैसी मैं साहब, प्रिवी नहीं हूं। वो एनिमी तो कॉमन है ना। कहने का मतलब आपका प्रतिद्वंद्वी तो एक ही है ना। आप ही कहते हैं ना कि ये बीजेपी डिक्टेटरशिप करती है, तानाशाही करती है, संविधान के खिलाफ है, और तमाम बातें, आरोप आप भी लगाते हैं। तो आप भी विपक्ष का ही हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल है, हाँ हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आप हमको साथ नहीं लेंगे तो हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम तो बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। और हम तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। आप यकीनन सही कह रहे हैं, बीजेपी को सत्ता से हटाना है। बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी के इस 11 साल में बहुत से जमहूरियत के, लोकशाही के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं। तो यकीनन हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि अगर कोई समझ रहा है कि नहीं आप नहीं कर रहे, हम ही कर रहे हैं, तो भाई मुबारक हो आपको, हम क्या बोल सकते हैं। अगर आप हर चीज आप समझ रहे हैं कि आप ही कर रहे हैं, तो फिर 11 साल से 3 मरतबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री क्यों बने, उसका भी जवाब दे दो। मतलब वोट चोरी कोई मुद्दा था नहीं ना ओवैसी साहब, और बेईमानी नहीं हुई ना बिहार चुनाव में, ये तो क्लियर है ना आपके हिसाब से अब। नहीं, ये मुद्दा नहीं था, ये बात सही है। चोरी हुई नहीं हुई, देखिए आप जब तक वोटर लिस्ट पे बैठकर आप 220 विधानसभा जितने हैं, 240, आप बैठकर वोटर लिस्ट चेक नहीं करेंगे। मगर जहां तक हमने जो अमूर की विधानसभा के हद तक हम कह सकते हैं कि हमने जो 900 नाम दिए थे, उसका तकरीबन सबके नाम इंक्लूड हुए। अमूर की हद तक हम बोल सकते हैं वहां पर ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं निकला कि भाई वोट नहीं आया किसी का। क्योंकि पोलिंग परसेंटेज आप देखिए, 74%, 80%, कोचा दामन में 79%, बैसी में 70+, ठाकुरगंज में, बलरामपुर में 80%। तो अगर 80% पोलिंग हो रही है और फिर कोई न्यूज चैनल इसको टेलीकास्ट नहीं कर रहा है कि लोग पोलिंग के दिन वोट डालने गए और मतदान डालने गए, उनका वोट नहीं था, वो तो मुझे नजर नहीं आया। बल्कि लोग बड़े जोश और खरोश के साथ वोट डालने गए और इतना ह्यूज पोलिंग परसेंटेज हुआ, गैर मामूली पोलिंग परसेंटेज हुआ। ओवैसी साहब, आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप महागठबंधन से, कांग्रेस से, आरजेडी से ज्यादा नाराज दिख रहे हैं बीजेपी के मुकाबले, और उनकी हार पर ऐसा लग रहा है कि आप संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि आपने हमें साथ नहीं लिया ना, ज्यादा घमंड में दिख रहे थे, अब लीजिए हार गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम भी नहीं चाह रहे थे कि दोबारा एनडीए की सरकार बने। हमने अपने तरीके से बहुत कोशिश की। अब उस कोशिश को खुल के बयान कर भी सकते हैं, बात चीजों को बयान नहीं करते हैं, ना करेंगे हम। मगर अब वो बना लिए सरकार, ओके। तो यकीनन कोई खुशी नहीं है हमको, हमको भी तकलीफ है। हाँ, खुशी हमको इस बात की है कि हमारे जनता ने हमारे एमएलए को कामयाब किया, हमारे कैंडिडेट्स को बड़े मोहब्बतों से उन्हें नवाजा, और मोहब्बतों से नवाजा, निछावर किया अपने आप को वोटों के जरिए से। तो हम खुश हैं। मगर हम ये नहीं चाह रहे थे कि दोबारा एनडीए आए। अब वो जनता ने फैसला दिया है तो हम उसको इज्जत की निगाहों से देखते। हमारा जो मंशा था, मर्जी थी, उसके खिलाफ नतीजा आया। अब मोदी जी को कैसे रोकेंगे ओवैसी साहब, क्योंकि आप भी तो कहते हैं आप भी यही करना चाहते हैं। देखिए, वो झारखंड और जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जीतते आ रहे हैं विधानसभा चुनाव पे चुनाव। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, और अब बिहार भी उसमें जोड़ लीजिए। अब वो कह रहे हैं अगला नंबर बंगाल का है। कैसे रोकेंगे आप? इंशाल्लाह कुदरत, अल्लाह अल्लाह देखिए, हमारा मानना है कि ऊपर वाला इख्तिदार सत्ता देता है। तो इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा। कोई हमेशा देखिए, पावर जो है ना, ये पावर इज नॉट इटर्नल, जो अंग्रेजी में कहावत है। सत्ता इंदिरा गांधी के पास से भी छीन ली गई, सत्ता राजीव गांधी के पास से भी छीन ली गई, सत्ता बड़े मनमोहन सिंह साहब को भी इलेक्शन हारना पड़ा, मोरारजी देसाई को हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को इलेक्शन हारना पड़ा। तो ऐसा मत समझिए कि आप हमेशा जीतते जाएंगे। पर अभी तो कोई ओवैसी साहब दिख नहीं रहा ना जो मोदी जी को इस समय टक्कर दे सके। आज की तारीख में सब हारते जा रहे हैं एक एक करके। देखिए, 2004 में जब हम पहली मर्तबा एमपी बने थे, उस वक्त भी ये था इंडिया शाइनिंग बोले। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भारत की जनता ने वोट नहीं दिया। तो होगा, ये जनता सुप्रीम है, जनता फैसला करेगी। और जरूर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये लोग कमजोर पड़ेंगे और इनको शिकस्त होगी।
आप बंगाल में लड़ेंगे जाकर इस बार चुनाव? अभी बातचीत चल रही है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, तो कतई जवाब देंगे आपको, थोड़े दिनों में देंगे। क्या आप लेकिन एक प्रिंसिपल्ड एक स्टैंड आपका है कि आप भी वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी से कोई गठबंधन करना चाहते हैं, उनको कोई ऑफर देना चाहते हैं आप? ऐसा है ना कि लाइटर वेट में कह रहा हूं आपको, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई बर्मुडा ट्रायंगल है तो असदुद्दीन ओवैसी है। तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। क्या बात है क्या बात है नहीं, फिर भी आप तो हमेशा कहते हैं ना कि सेक्युलर फोर्सेस को साथ में लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आपके मन में एक ख्याल आया है कि जैसे आपने बिहार में महागठबंधन को ऑफर दिया था, उधर ममता दीदी को भी देंगे क्या? देखिए, अभी तो हम अपनी पार्टी में बातचीत चल रही है, उसके बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। महागठबंधन की हार की जिम्मेदारी आपको लगता है राहुल गांधी को लेनी चाहिए, तेजस्वी यादव को लेनी चाहिए? यही दो चेहरे थे विपक्षी गठबंधन के। नहीं, वो कोई ले ले, मुझ पर ना डाले बस। अगर डालेंगे तो फिर मैं डेटा सामने रख के बात करूंगा, मुझे यही कहना है। वो अभी एक आप डेटा आ गया देखिए, जी। देखिए जीत हार तो लगी हुई है, मगर अक्लमंदी ये होनी चाहिए कि आपने क्यों इलेक्शन हारा। अब आदिल हसन की नाकामी 350, तो उसका तो कोई आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, मगर हसनैन साहब की कामयाबी 80,000 वोट लेने के बाद क्यों नहीं हुई, मंजर आलम की क्यों नहीं हुई अररिया से या कदवा से, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। गलती हमारे से हुई है, उसको दोबारा नहीं दोहराना पड़ेगा, तो ये सब चीजें करना पड़ेगा। देखिए एक डेटा ऑलरेडी आ गया है। अब कुछ लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि ओवैसी साहब और प्रशांत किशोर ने कितनी सीटों पर महागठबंधन को हरवा दिया, और ऑलरेडी एक आंकड़ा घूम रहा है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि कम से कम 30, 35, 40 सीटें ऐसी थीं जहां पर इन दोनों ने मिलकर हरवा दिया। अरे पागल है ये लोग, इनके फर्स्ट फ्लोर में भूसा भरा हुआ है। कितने सीट लड़े पूछिए इन लोगों से, एमआईएम ने हैं। बोले जाते हैं हारे हारे, भाई 145 सीट कौन लड़ा, 60 सीट कौन लड़ा, सीपीआईएम माले ने कितने सीट लड़े, सीपीआई ने कितने सीट लड़े, वीआईपी पार्टी ने कितने सीट लड़े। वो सब क्या चुनाव क्या खाली ओवैसी लड़ रहा था, ये सब नहीं लड़ रहे थे? ये कोई बात है भाई? अगर आपको मुझसे नफरत है तो खुल के कहिए ना, मगर आप ये नहीं। और ये कौन सी जागीरदारी निजाम की सोच है कि आप क्या ठेकेदार हैं? जमहूरियत है, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। आप लड़ेंगे इलेक्शन, भाई हम इलेक्शन लड़ते क्योंकि भारत की जमहूरियत में हमको भरोसा है, उसको मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो फिर क्या ये क्या किम जोंग है, हो गया है भारत, नॉर्थ कोरिया हो गया है कि कोई इलेक्शन ही ना हो बस? तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन होता क्यों है? जनता की अपनी पसंद और नापसंद के इजहार के लिए तो इलेक्शन होता है। कोई अपना प्रोग्राम पेश करेगा, कोई अपना भाषण देगा, कोई वादा करेगा, तो यही तो है ना। अब ये हारने के बाद अफसोस इस बात का है कि आप अगर हार रहे हैं तो उसकी वजह आप बोलते नहीं ये खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया। तो प्रशांत किशोर खड़े हुए, हम खड़े हुए, सब खड़े हुए। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि आपने कितने सीट लड़ी और क्यों हारे आप? बीजेपी वहां पर कैसे जीत गई? आपके कैंडिडेट अच्छा था क्या? क्या आपका नैरेटिव अच्छा था क्या? क्या आपने कैंपेन अच्छा किया? और आप तो 12 सीट पर तो फ्रेंडली फाइट लड़ रहे थे। तो बजाय अपनी गलतियों को देखकर सुधारने के, सुधर जाने के, अच्छा आपके घर में आग लगी हुई है और आप दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई? मुबारक हो आप लोगों को। आपका यही बिहेवियर, आपका यही अहंकार जो है सीमांचल और बिहार की जनता देख रही है। ओवैसी साहब, आपने मेरा प्रशांत किशोर के साथ इंटरव्यू का वो क्लिप जरूर देखा होगा, क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा था जेडीयू की 25 सीट से ज्यादा आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने कल की पहली, उसमें उनसे पूछा गया भैया अब तो 85 आ गई, छोड़ेंगे क्या? उन्होंने कहा मेरे पास कौन सा पद है जो मैं छोड़ दूं। आपका इस पर कोई स्टैंड है क्या? अब देखिए, अब बोलने वाले को फैसला लेना चाहिए। एक कांग्रेस एक और एक एमपी साहब हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर अख्तर उल ईमान अमूर से जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जो बातें होती है ना, ये बड़ा ही आपको दिखाता है कि आप एक डिक्टेटर की मेंटालिटी है आपकी, कि बस मैं कर दूंगा। एक मैं कहां चलेगा भाई?
जनता सुप्रीम है ना, जनता सुप्रीम है। इलेक्शन में जनता सुप्रीम है और जनता फैसला लेती है। अब जनता ने फैसला लिया, तो अब ये इस तरह की क्या बोलते हैं बड़ापन या इस तरह के बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो जेब न देता किसी को। नहीं नहीं, हम सवाल ये मेरा, कह रहे हैं कि हम इलेक्शन, नहीं सवाल मेरा ओवैसी हमारा, साहब जी, हाँ, सवाल मेरा ये था ओवैसी नहीं साहब। मेरा मैं ये पूछ जी रहा था कि एनडीए की इतनी बड़ी बहुमत की सरकार जब बन रही है तो वहां तो विपक्ष ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ये आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। तो क्या आप प्रशांत किशोर से ये कहेंगे भैया कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, डटे रहो अपने मुद्दों पर, हम भी आपके साथ हैं? नहीं हम क्यों कहेंगे उनको, वरना उनमें हमें फर्क ही नहीं रहेगा। उन्होंने हमसे कहा था कि आप हैदराबाद देखिए, हमने उनको ये नहीं कहा कि आप वहां चले जाइए। ठीक है, आप रहिए मैदान में, रहिए। उनको कामयाबी नहीं मिली, हम क्यों बोलेंगे किसी को, हम क्यों ज्ञान बांटेंगे? और हमारा कोई शौक नहीं है फ्री में ज्ञान बांटने का। आप बड़ी बड़ी बातें कर, कोई बोलता है कि तुम क्यों आए, तुम वहां क्यों आए, तुम ये क्यों करे। भाई जनता ने बता दिया ना, जनता ने फैसला दे दिया एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से पतंग छाप को सपोर्ट देकर। अब वो कोई हम क्यों बोले किसी को मत आइए, हम तो बोले आओ, मुकाबला होने दो, मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपके दिल की बात भी पूछना चाहता हूं वैसी साहब आज, क्योंकि चुनाव प्रचार जी में आपसे मेरी बात नहीं हो पाई। जब तेजस्वी यादव ने आपको एक्सट्रीमिस्ट कहा था, आपको दुख हुआ था क्या या गुस्सा आया था? नहीं, मुझे जो जिस बात का मुझे शक था कि इनकी जहनियत में जो एक बात है कि हम बड़े हैं और मुसलमान छोटा है, हम बड़े हैं और मुसलमान हमारे दरी बिछाएगा, तो वो उनके उस जुमले से जाहिर हो चुका। मुझे हमेशा ये बात दिल में रहती कि ये लोग जो बिहेवियर करते हैं और जो बोलते हैं वो उनकी जबान से निकल गया और दुनिया ने देख लिया कि उनको ये लगा कि भाई ये कौन शख्स है जो हिस्सेदारी बराबरी की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री सीमांचल से हो सकता है। तो उनको उनका ये बात उनको एक्सपोज कर दिया कि उनकी जहनियत में क्या है मुसलमानों के बारे में। सवाल असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, वहां पर सवाल था 17% मुसलमान बिहार के, जिसको एम वाई बोलते थे। उन्होंने बता दिया कि उनकी नजर में जो नमाजी मुसलमान है, जो तकवा परहेजगार मुसलमान है, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, जो खवातीन बुरखा हिजाब या पल्लो ओढ़ती हैं, जो मदरसे में पढ़ते हैं, वो सब चरमपंथी हो गए। तो ये तो मुझे शक था, उन्होंने उसको पूरा मजबूत कर दिया, यकीन में तब्दील कर दिया उस बात को। गुस्सा नहीं आया ओवैसी साहब को? पहली बार शायद किसी बड़े नेता ने इस तरह का शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया है। नहीं सर, आप मैं देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूं मानक साहब, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं 2 बार का विधायक था असेंबली में, 5 मर्तबा का अभी एमपी ने, अल्लाह ने हैदराबाद के अवाम को बनाया है। मेरा ये जो सियासी सफर रहा है, हमारे पिताजी ने, हमारे पार्टी के बुजुर्गों ने हमको बड़ा सख्ती से बताया कि ये सफर में कांटे ही कांटे मिलेंगे आपको, उसके लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस की लाठियां खाई हैं, 18 टाके मेरे सर पर लगे, मेरे जिस्म पूरा लाल हो गया था पुलिस की लाठियों से। कई मर्तबा जेल गया हूं मैं। 98 का फुटबॉल वर्ल्ड कप 40 दिन जेल में था मैं। मुझे कई लोग मेरी गाड़ी पे तो यूपी इलेक्शन में गोली चला दिए। रोज मुझे कोई ना कोई धमकी देता है। तो गुस्सा किस बात का है? मुझे जिस बात का शक था वो यकीन में तब्दील हो गया। तो गुस्सा मुझे उन लोगों से आता है जो आज भी एमवाई के नाम पर वोट डालते हैं। उन लोगों को क्या मिला आपको बताइए? सरकार बदलना है, सरकार बदलना, हर बार मुसलमानों से सरकार बदलना है। अच्छा, सरकार बदलती नहीं है। 2004 से राजद ने कभी अपने बलबूते पर सरकार बना ही नहीं। फिर आपने बनाया चाचा भतीजे के नाम पर, फिर बीजेपी को चलेगी सरकार, फिर आपने बनाया। देखिए मानक साहब, ये हिपोक्रेसी देखिए हमारे पॉलिटिक्स की, कि नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी से सरकार बनाए, फिर आ गए तो सेक्युलर हो गए। इंडिया अलायंस का नाम जब बना, जब नीतीश कुमार बैठे हुए थे सेक्युलर थे, हम पार्टी साथ थी, अब वो सेक्युलर जब हो गए, बीजेपी छोड़कर आए। कितने लोग हैं, कितनों को उद्धव ठाकरे, शिवसेना, क्या क्या उनकी पार्टी ने नहीं किया, मगर आज वो सेक्युलर है। और जो हम बरसों से
जनसंघ के जमाने से लेकर बीजेपी से, आरएसएस से कमल लड़ रहे हैं। तो ये ठेकेदारों को लगता है कि भाई हम डिसाइड करेंगे सर्टिफिकेट कौन देगा। अरे भाई साहब, आप लोग एक नोटरी की दुकान खोल के बैठे हो कोर्ट के सामने, हमको जरूरत ही नहीं है इन लोगों की सर्टिफिकेट की। मगर ये इनकी मानसिकता है, और बस यही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते ये आपके जो विरोधी हैं ओवैसी साहब, वो यही कहते हैं कि जब से ओवैसी साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के डेलीगेशन में, इंडिया के डेलीगेशन में विदेश होकर आए हैं, उसके बाद से सरकार के प्रति नरम पड़ गए हैं। ओवैसी साहब बदले बदले से नजर आ रहे हैं, उनका रुख जो है नरम हो गया है बीजेपी के लिए। क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर में सुप्रिया सुले भी नरम पड़ गई जाके आके, कनिमोजी भी नरम पड़ गई जाके आके। बताइए, कई इंडिया अलायंस के बड़े बड़े एमपीज उसमें डेलीगेशन को हेड भी करे, डेलीगेशन का हिस्सा भी थे। ये सवाल कि नरम पड़ने का क्या मतलब? मैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत की के लिए गया था, पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ बोलने के लिए गया था। आज भी मैंने ट्वीट किया, एक्स पर डाला मैंने, कि वो जो सुसाइड बॉम्बर जो कह रहा है, वीडियो बनाकर मैंने उसका कंडेम किया। मैंने कहा कि तुम कैसा बोलते हो, वो शहादत है और उसमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमने कहा सुसाइड बॉम्बिंग हराम है और देश के कानून के खिलाफ है। और मैंने ये भी कहा कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में डिबेट में कहा था कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं बना। तो फिर ये अकाउंटेबल कौन है? मैं पूछ रहा हूं ना गवर्नमेंट से, अमित शाह से। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के तहत आती है, मरकजी हुकूमत की। तो हमने क्वेश्चन डिमांड किया, अकाउंटेबल कौन है, जवाब दीजिए आप। और क्या आप ये बताइए, गुलाम सरवर बीजेपी को नहीं हराया बैसी से? बताइए, बोला जाए फिर। अच्छा, हमने एनडीए कैंडिडेट्स को नहीं हराया? तौसीफ आलम ने वहां पर लोजपा को टिकट मिला, नहीं हराया वहां पर? तो ये अजीब बात है लोगों की। पर ओवैसी साहब, ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से क्या वो चिंता, फिक्र एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपके मन में नहीं बढ़ गई है? ये रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है? सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, इस ब्लास्ट में तो लखनऊ के, यूपी के, गुजरात के, हरियाणा के और तमाम जगह के लोग शामिल हैं। ये क्यों हो रहा है रेडिकलाइजेशन इतना? नहीं तो इसका भाई रेडिकलाइजेशन तो अगर जो कर रहा है कौन है लोग, और फिर हमारी जो हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है, जो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस का जो ऑपरेशन है, जो हमारे पास एमएचए में रेडिकलाइजेशन का देखने का एक बाकायदा एक सेक्शन है, वो लोग क्या कर रहे हैं? फिर इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट कैसे जमा हो गया, कैसे? और ये वीडियो जो आया 1 मिनट 20 सेकंड, वो तो 7 महीने पुराना है। आप ही के मीडिया के लोग बोल रहे हैं उसको। कैसे हो रहा है भाई? तो ये सब जिम्मेदार है पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स, पाकिस्तान का आईएसआई। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना। और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हम बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। बीजेपी के बहुत सारे लोग ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि इस बार एक नई चीज पता चली कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, बल्कि जो इंडिया का मेन लैंड है, वहां के मुसलमानों में भी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मदरसों में जो पढ़ाई की जा रही है इस्लाम की, और वहां पर जो छुपे तौर पर होता है वो है। कुछ नेता तो, मंत्री तो ये भी कह रहे हैं, यूपी के एक मंत्री है, वो कह रहे हैं सब बंद कर देना चाहिए। बकवास है, पागल है। क्योंकि ये लोग जानते नहीं मदरसों की तारीख को। यही मदरसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए थे। यही मदरसे के उलमाए कराम ने अपने हजारों की तादाद में अपने आप को कुर्बान कर दिया इस देश को आजाद करने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। मौलाना हिफ्जुर रहमान कहाँ के पढ़े हुए थे? तो इनको मालूम ही नहीं, तारीख ही नहीं मालूम, बस एक समुदाय से नफरत है। अब ये अगर बात आप रिलीजन की कर रहे हैं, तो फिर गांधी के कातिल कौन सा मजहब का था? वो आपे कौन से मजहब का था? कहां से आए थे लोग? तो रेडिकलाइजेशन तो ये लोग जो गाय रक्षक हैं, जो मारते हैं, पीटते हैं, गोली चलाते हैं, वो रेडिकलाइज नहीं हो रहे हैं? जो आए दिन वीडियो बनाते हैं, ये रेडिकलाइज नहीं हो रहे हैं? तो रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। मतलब इसे इस्लामिक टेररिज्म कहना गलत है, इस्लामी आतंकवाद नहीं कहना चाहिए। टेररिज्म है, उसको कंडेम करना चाहिए। कौन नहीं कह रहा टेररिज्म? मैं तो कह रहा हूं। बल्कि जिस दिन दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, मैंने सोशल मीडिया पर एक पहला पॉलिटिशियन था जो मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए,
ये बड़ा ही खतरनाक वाकया हुआ है। तो बहुत से हमारे दोस्त मेरे को फोन करके बोले, अरे भाई जब गवर्नमेंट नहीं कह रही है इसको, तुम उसको क्यों कह रहे टेररिस्ट एक्ट? मैंने कहा भाई मुझे लगा है, क्योंकि वहां पर बोले नहीं नहीं, शायद वो सिलेंडर ब्लास्ट होगा। हमारे मेरे करीबी दोस्तों ने मुझसे कहा, मगर बदबख्ती ये रही कि वो बात सच साबित हुई। अब यूपी में तो एक ऑर्डर भी आ गया शायद उसको ओवैसी मजहब साहब। से अगर आप जोड़े, देखिए मानक सा, अगर आप उसको मजहब से जोड़ेंगे तो आप इन लोगों को नहीं हरा पाएंगे। चाहते ये है ये टेररिस्ट के मजहब से जोड़ दिया जाए। मेरा मानना यह है कि टेररिज्म खुद एक नया मजहब बन चुका है। टेररिज्म इज द न्यू रिलीजन नाउ फॉर ऑल दिस टेररिस्ट। लेकिन यूपी में आपने सुना होगा, अब सारे मदरसों को एटीएस को जानकारी देनी पड़ेगी, पढ़ाने वाले मौलानाओं की भी और बच्चों की भी। नया ऑर्डर आया है। अरे भैया, दिल्ली में कोई 3 घंटे गाड़ी रखता है लाल किले में, आपको पता नहीं है? हैं? दिल्ली में कोई लेके फिरता है, रेस्टोरेंट जाता है, आपको पता नहीं है? इतना बड़ा तादाद में अमोनियम नाइट्रेट जमा हो जाता है, आपको पता नहीं है? अब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मानक गुप्ता देंगे, असदुद्दीन ओवैसी देगा? बताइए कौन दे इसका जवाब, किसको देना चाहिए? यही चीज है ना। तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। आप ये अपनी अकाउंटेबिलिटी को छुपाने के लिए आप किसी पे इल्जाम लगा दीजिए। पुलवामा हुआ, कैसे वो लोग अंदर आए इतना बॉर्डर क्रॉस करके, क्या कर रहे थे, उसका भी नहीं मालूम हमको अभी तक। ओवैसी साहब, दो सवाल और है मेरे बस। जी। एक सवाल ये, मैंने जैसे कहा ना कि तेजस्वी यादव ने इस बार पहली बार किसी बड़े नेता ने खुलकर ओवैसी साहब के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, एक्सट्रीमिस्ट कहा। आपने कहा बरमूडा ट्रायंगल। अब पूरी दुनिया ये सोच रही है, खासतौर से हिंदुस्तान, ये ओवैसी साहब क्या है, क्या चीज है ये? मतलब जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया का झंडा लेके जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो देश के हीरो बन जाते हैं, फिर आते हैं बिहार के सीमांचल में और वहां पर 5 सीटें पिछली बार की तरह दोबारा जीत जाते हैं। क्या ओवैसी साहब पहले वाले ओवैसी हैं या कुछ बदलाव आया है? क्या है असदुद्दीन ओवैसी आज 2025 में? अरे भाई, आप तो मेरी बीवी की तरह सवाल कर रहे हैं कि तुम बदल गए। कोई बदलता है क्या राजनीति? लाइट लाइट है, लाइट है, लाइट। कोई नहीं बदलता है राजनीति में, क्यों बदलेंगे? हाँ, मेरी थोड़ी थोड़ी मेरी दाढ़ी जो है धूप में ज्यादा फिरने से वाइट हो चुकी है, उतना ही है, उतना ही बदलाव है। ना दिल बदला है, ना सोच बदलेगी, ना जबान बदलेगी, ना फिक्र बदलेगी। हाँ, ये बात सही है कि काम करते रहेंगे, मगर कोई बदलाव नहीं। कोई पॉलिटिक्स नहीं बदली है आपकी? क्यों बदलेंगे भाई? जो जो चीज दिल में है, मेरी जबान पर है। किसी को पसंद ना आए तो मैं क्या करूं? अब मैं किसी को खुश करने के लिए तो गुफ्तगू या तकरीर नहीं कर सकता ना। मैं तो कोई खवाल नहीं हूं, ना तो मैं कोई टुट्टा शायर हूं। तो मुझे अपनी बात करने का पूरा इख्तियार और हक है। मैं जो बात कर रहा हूं, जनता उसको कबूल भी करती है, पसंद भी करती है। और जो उनके दिल में जो छुपी हुई चीजें हैं, जो तकालीफ है, उसको अपनी जबान पर लाकर बोलता हूं। थोड़ी तो सी उसमें हाँ, थोड़ी सी क्या है? मेन बुरी स्ट्रीमिंग बात की है क्या ओवैसी साहब, कि सिर्फ मुस्लिमों के अलावा बाकी वर्ग भी आपसे जुड़े हैं और थोड़ा आपका बेस बढ़े हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, ये तो शुरू से हम, मानक साहब, लोग जानते नहीं है। 1986 में, शायद 86 में, जब हमको हैदराबाद, जब इतना बड़ा नहीं था, हैदराबाद एमसीएच था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, जब हमको मेजॉरिटी आई तो 5 साल में 3 मर्तबा हमने दलित और हिंदू भाइयों को मेयर बनाया हैदराबाद का। फिर 2 बार मुस्लिम मेयर बना तो डिप्टी मेयर हमारे हिंदू भाई थे। लोग जानते नहीं है। कभी आप मेरे ऑफिस को आइए, आप बैठिए, खामोशी से बैठ के देखिए। अगर 4-5 घंटे में अगर हमारे ऑफिस को 800 से 1000 लोग आते तो कम से कम 200 से 300 हमारे हिंदू भाई बहन आके काम कराते हमारे हमसे। आप जाकर देख लिए डेवलपमेंट के काम। हम ये नहीं बोलते कि यहाँ कराएंगे, वहां सब जगह कराते। तो ये बड़ा ही गलत बात है कि मेन स्ट्रीमिंग नहीं है। सीमांचल की बात जो है मानक साहब, आर्टिकल 38(2) पढ़िए आप, संविधान का आर्टिकल 38(2) पढ़िए। वो तो कहता है इनजस्टिस खत्म करो। भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक इलाका है सीमांचल। नेपाल एक तरफ, दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि चीन और आईएसआई वहां पर पहुंच रहा है। इतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इतने बुरे हैं वहां पर।
और फिर जो 75 साल से सत्ता उनको मिली, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आपने क्या किया वहां पर? कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री आकर बोल दिए घुसपैठी। हम बोल रहे भाई घुसपैठी कौन? अब घुसपैठी अगर है तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह है, नीतीश कुमार है। और अगर घुसपैठी है तो आपने 50 नाम लिखकर नहीं दिए इलेक्शन कमीशन को, देखो ये 50 नाम आपको दे रहे हैं घुसपैठी है, देख लो। कुछ नहीं दिए, बदनाम करते हैं सीमांचल। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, ये कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से आपका रिश्ता कैसा है? पहले आप यूपीए में थे, फिर वहां तेलंगाना में आप रेवंत रेड्डी के करीब हैं, फिर वहां आप कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट भी करते हैं, अभी जुबिली हिल्स में हमने देखा, पर राहुल गांधी पर कुछ बोलते नहीं हैं। क्या रिश्ता है ओवैसी साहब का कांग्रेस से, राहुल गांधी से? नहीं, मैं आपकी बात सही है। 2004 से 2012 तक यूपीए का हिस्सा था। वो न्यूक्लियर डील का जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उस वक्त मैंने सपोर्ट भी किया। और मैं आज भी बड़ी इज्जत करता हूं मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा की। अब आप राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं तो मैं क्या क्या रिश्ता बताऊं? वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, और वो बड़े ओहदे पर फायज हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरे अपोजिशन पार्टीज को। तीसरी बात, जुबली हिल्स की आपने बात की, हमने वहां पर नवीन यादव को सपोर्ट किया, पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। और हमारे सपोर्ट से हमारा मानना यह है कि नवीन यादव को रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी की वजह से अच्छी खासी कामयाबी हुई, 24,000 वोटों से एक बड़ी कामयाबी हुई। माने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दूसरी असेंबली की सीट जीती। जीएचएमसी में 24 असेंबली के सेगमेंट है, एक भी नहीं था कांग्रेस के बाद, दूसरे उन्होंने जीती है। अब उम्मीद करते हैं कि नवीन यादव जुबली हिल्स को अच्छा डेवलपमेंट कराएंगे। अब ये पॉलिटिक्स में सर रिश्ता ये क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। रेवंत रेड्डी बोल रहे थे ना, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। मुझे पता है आपने वो बयान जरूर नोट किया होगा उनका। पर बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। देखिए, रेवंत रेड्डी कोई बेहतरीन उर्दू बोलने वाले नहीं है, तो उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे उसका क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने, और वो बता दिया। मगर अपोजिशन पार्टी बड़ा उसका उछाल रहे थे, बीजेपी वाले, बीआरएस वाले। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई वहां पर। बीआरएस को सिटिंग एमएलए था, उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई, उनका वोट परसेंटेज गिर गया वहां पर। ओवैसी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू, टाइम निकाला, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया ओवैसी। थैंक यू।